आज हम आपको आपके प्रश्न पत्र जो है डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं, जिनको आप ध्यान से सुने। परीक्षा उपयोगी है और संभावित है कि परीक्षा में ये आ जाए। देखिए, प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21A का जो संबंध है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 21A का संबंध किससे है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। निःशुल्क हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार माना गया है? तो उसका उत्तर भी जो है हमारे पास 21A है। इसके अंदर जो है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? शिक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो वह है अनुच्छेद 30। इसका सही उत्तर जो है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न अगला कि भारतीय संविधान में संविधान की किस सूची में शिक्षा का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का उल्लेख, तो वह है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो ये आपको सही उत्तर है इसका। इसके बाद देखिए आप, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों में से किस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन में किस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो वह था आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। बाल अधिकार का प्रस्ताव, तो सबसे पहले किसने किया था बाल अधिकार का प्रस्ताव? तो सबसे पहले पारित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है, आप लोग याद रखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा कब की थी? तो इसकी घोषणा कब की थी? तो इसकी घोषणा की थी 20 नवंबर 1989 को। ठीक है, और बाल नियोजन अधिनियम कब आया था? बाल नियोजन अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1938 में। इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 29(2) में कितने अध्याय एवं खंड हैं? कितने अध्याय एवं खंड हैं? तो इसमें इसका सही उत्तर है 7 अध्याय व 38 खंड है। ये इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, बाल अधिकार अधिनियम। बाल अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4 अगस्त 2009 को। ये आपको याद रखना। ठीक है, इसी प्रकार अन्य प्रश्न है आपके लिए। संसद द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का कितने वर्षों के बाद पुनरावर्तन किया जाता था? अर्थात एक आज्ञा पत्र जो आ गया है, आज्ञा पत्र, सबसे पहला आज्ञा पत्र कब आया था? तो ये आपको याद रखना 1813 में, ठीक है। और इसमें जो मुख्य बात थी, 1,00,000 रुपए क्या बोलते हैं जो थे वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खर्च करने थे। जो ये नहीं समझ में आ रहा था कि भारतीय के ऊपर करने हैं कि प्राच्य साहित्य के ऊपर करने हैं, जो अंग्रेजी साहित्य था। तो इसको लेकर विवाद चला था, ठीक है, जिसको प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो बात रखी गई थी कि कितने वर्षों के बाद इसका पुनरावर्तन होगा, तो वह था 20 वर्ष। प्रत्येक 20 वर्ष के बाद इसके अंदर सुधार शिक्षा के ऊपर पुनरावर्तन किया जाएगा, नई योजना लाई जाएगी। 1813 के आज्ञा पत्र में किसे सर्वोच्च माना गया है? 1813 का आज्ञा पत्र था, उसमें किसको सर्वोच्च माना गया है? तो वह था शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को, शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को सर्वश्रेष्ठ माना गया था, ठीक है, उत्तरदायित्व को सर्वोच्च माना गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपके लिए, लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सलाहकार के पद पर कब नियुक्त हुए थे? तो लॉर्ड मैकाले भारत में जो नियुक्त हुए थे वह हुए थे 10 जून 1834 को, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है कि निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था? तो निस्यंदन का सिद्धांत या छनना सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, ये मैकाले ने दिया था। और इसकी मुख्य बात क्या थी कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित करो, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक जो शिक्षा है वह छन छन के अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अंग्रेज लोग सिर्फ भारत के उच्च वर्ग को ही शिक्षित करना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग को जो अन्य नाम है इसका वह हैगा हंटर कमीशन, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इनके जो गठन करने का नाम था अध्यक्ष का, वह था सर विलियम हंटर। इन्हीं के नाम से ये हंटर कमीशन नाम रखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हर्टांग समिति का गठन, हर्टांग समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, या इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था सर फिलिप हर्टांग। इन्हीं के नाम से इसको समिति का नाम भी दिया गया है, हर्टांग समिति। और आगे के प्रश्न देखते हैं। अभी देखिए आप, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन, तो देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 ईस्वी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो अन्य नाम है वह है मुदालियर आयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाए या मुदालियर आयोग कहा जाए, एक ही बात है, ठीक है।
इसके बाद अगला प्रश्न है जनार्दन ये जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब हुआ था? तो जनार्दन रेड्डी समिति का गठन जो हुआ था 1992 में हुआ था। ठीक है, ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, कोठारी आयोग का जो गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को हुआ था। ठीक है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या था? तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका पूरा नाम क्या था? दौलत सिंह कोठारी। इन्हीं के नाम से जो था कोठारी आयोग बना था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा आयोग भी इसको कहा जाता है। तो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, या आपको ये भी देखने को मिलेगा DS कोठारी, एक ही बात है। ठीक है, आगे देख चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो अपने पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, इसमें कुल कितने भाग थे? इसके कुल कितने भाग थे? तो इसमें कुल 12 भाग थे, याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपके 2012 तक तक कितने मुक्त विश्वविद्यालय खोले जा चुके थे? मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय को ओपन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। जैसे अपनी इंदिरा गांधी इग्नू आप लोग जानते होंगे। ठीक है, राजसी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है। तो ये जो थी संख्या थी हमारे पास 16 तक खोले जा चुके थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्य योजना 1986 को कितने भागों में बांटा गया था? कार्य योजना 1986 को 24 भागों में बांटा गया था। ठीक है, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? तो देखिए, यशपाल समिति में 8 सदस्य थे। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी है कि यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यशपाल कमेटी के अध्यक्ष का क्या नाम था? प्रोफेसर यशपाल। इन्हीं के नाम से कमेटी का नाम था प्रोफेसर यशपाल कमेटी। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके लिए बनाई गई थी? राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा थी 2005 किसके लिए बनाई गई थी? तो ये कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए बनाई गई थी। 1 से लेके 12 तक के छात्रों के लिए बनाई गई। ठीक है, पाठचर्या का मतलब होता है पाठ्यक्रम, जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो कक्षा 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम इसमें तैयार किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या सन 2005 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख समस्याएं क्या थी? जो 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या बनी उसके लिए प्रमुख समस्याएं क्या थी? तो देखिए, प्रमुख समस्याएं थी, एक तो थी शिक्षक से संबंधित। ठीक है,
दूसरी थी भाषा की समस्या, और तीसरी इसमें दी हुई है समाज की आकांक्षा। ये 3 समस्याएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये तीनों ही सही है, इनका चौथा विकल्प था उपर्युक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या में माध्यमिक स्तर पर विषय हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या में माध्यमिक स्तर पर कौन कौन से विषय लिए गए थे? तो वो था नंबर 1 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जो भी वहाँ क्षेत्र में बोली जाती हो, और दूसरे नंबर पे थी हमारे पास गणित। ठीक है, ये 2 विषय सम्मिलित किए गए थे अनिवार्य रूप से। पाठचर्या 2005 में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाए जाने चाहिए, ये बात कही गई थी। तो वह हैंगे हमारे पास 7 विषय पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? आवश्यकता क्यों महसूस की गई राष्ट्रीय पाठचर्या की आवश्यकता? तो वह इसलिए की गई कि वह 21वीं सदी की मांग थी। मतलब काफ़ी समय से पाठ्यक्रम एक जैसा चला आ रहा था, तो आगे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय पाठचर्या में पाठचर्या के किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो वो मुख्य बिंदु थे आपके पास व्यवस्थागत सुधार, व्यवस्थागत सुधार और परीक्षा प्रणाली, इन दोनों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में। इसके बाद है उच्च माध्यमिक स्तर पर कितने वर्ग हैं? उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर 4 वर्ग हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा के लिए क्या उद्देश्य था? तो शिक्षक शिक्षा के लिए भी था शिक्षक शिक्षा हेतु पाठचर्या का निर्माण करना, पाठचर्या का निर्माण करना। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की क्या आवश्यकता थी? राष्ट्रीय पाठचर्या शिक्षक शिक्षा 2009 की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, तो इसके लिए इसका सही उत्तर है शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए, शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए। दूसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। और तीसरा है शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए, शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इसके बाद है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रथम
प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? प्रथम अध्याय का शीर्षक, तो शीर्षक था इसका परिप्रेक्ष्य। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता बढ़ी थी या घटी थी? स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता जो थी बढ़ी थी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम किस वर्ष बना था? तो वह बना था 2009। अगला प्रश्न है, NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? तो इसका सही उत्तर है 4 से 5 वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। आगे चलते हैं हम लोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना कब शुरू की गई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो योजना थी वह 1987 में शुरू की गई थी। और ये किसके कारण बना था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कारण ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना प्राथमिक विद्यालयों में सुधार के लिए बनाई गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या आशय था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या आशय था? तो इसका आशय था हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को किस वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाया गया था? उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक। देखिए ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पहले 5वीं तक के लिए थी, प्राथमिक के लिए। ठीक है, इसके बाद इसको उच्च प्राथमिक किया गया था। तो ये किया गया था 1993-94। अगला प्रश्न देखिए, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसको क्या कहा जाता था? PMOST। ठीक है, PMOST ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1986 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, PMOST की संस्तुति किस संस्था द्वारा की गई थी? ये जो आपका PMOST था, इसकी संस्तुति किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो वह थी आपके NCERT, नई दिल्ली के द्वारा की गई थी। ठीक है, सेवारत अध्यापक शिक्षा हेतु क्या सुझाव दिए गए थे? सेवारत अध्यापक शिक्षा हेतु,
तो एक तो सुझाव ये दिया गया था सतत अध्यापक शिक्षा हेतु, सतत अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव थे कि इनको भी, और दूसरा था माध्यमिक शिक्षा निदेशक को उत्तरदायित्व दिए जाएं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को उत्तरदायित्व दिए जाएं। और तीसरा था आपका राज्य अध्यापक प्रशिक्षण एवं राज्य अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद को उत्तरदायित्व दिए जाएं। ठीक है, आगे है सेवारत अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो उद्देश्य थे सेवारत अध्यापक शिक्षा के अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, ठीक है, नवीन शिक्षा परिवर्तनों से अवगत कराना या नवीनता से अवगत कराना, ठीक है, जो नवीन शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं तो उनसे अध्यापकों को परिचित कराना, नवीन ज्ञान का प्रचार व प्रसार करना, नवीन ज्ञान का प्रचार व प्रसार करना, ठीक है। इसके बाद है सेवारत अध्यापक शिक्षा की प्रविधि है। तो इसके अंदर जो प्रविधियाँ थी जिनके आधार पर काम किया गया, सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया, तो वह प्रविधियाँ थी, कार्य करने के तरीके थे या विधियाँ थी। अभिविन्यास पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशाला तथा सेमिनार, कार्यशाला या सेमिनार। इसके बाद है प्रशिक्षण समूह, ठीक है। अगला प्रश्न है सेवारत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण। अभिकरण का मतलब है कि सेवारत अध्यापक शिक्षा किस एजेंसी के द्वारा या किस अभिकरण के द्वारा कराई जाती है या दी जाती है। तो वह है आपके SCERT, डाइट, डाइट भी सेवारत शिक्षक को देती प्रशिक्षण, और NCERT। ज़्यादातर ये प्रशिक्षण जो है ग्रीष्म काल में होते हैं और इनकी अवधि भी ज़्यादा नहीं होती है, 7 दिन या 10 दिन के करीब, बहुत ज़्यादा हुआ तो 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होती। थोड़े थोड़े समय काल अंतराल के अंतर्गत इनमें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद है SOPT योजना का संबंध किससे है। योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हैगा शिक्षक प्रशिक्षण से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिक्षक प्रशिक्षण से। SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई थी। यह योजना किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई थी, तो वह था प्राथमिक स्तर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो बेसिक शिक्षा योजना जो थी 1993 में पारित की गई थी, प्रारंभ हुई थी। बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं। तो बेसिक शिक्षा योजना के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। बेसिक शिक्षा परियोजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित थी। तो ये आयु वर्ग था 6 से 14 वर्ष। बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। बेसिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह था पढ़ाई के
स्तर को बढ़ाना, पढ़ाई के स्तर को बढ़ाना। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में डीपीईपी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1990-91। इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था प्राथमिक शिक्षा से, डीपीईपी कार्यक्रम। ठीक है, डीपीईपी 1997 में द्वितीय कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों की पहचान की गई थी कि जिनमें कार्यक्रम लागू होगा, किया जा रहा है? तो वह थे 22 जिले। उत्तर प्रदेश में डीपीईपी तृतीय की शुरुआत कब हुई थी? तो तृतीय की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? संपूर्ण साक्षरता अभियान को, ठीक है, संपूर्ण साक्षरता अभियान को, तो यह था संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व कार्यक्रम। ठीक है, संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम और उत्तर साक्षरता के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता के कार्यक्रम। इसके अंतर्गत इनको इतने भागों में बांटा गया था। और एक प्रश्न और है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 1989 में की गई थी। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं हम लोग, बताते हैं आपको भी कि सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग तो आपको बता ही दिया है, 6 से 14 वर्ष था। और सर्व शिक्षा अभियान किस कक्षा वर्ग के बच्चों के लिए था? तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए था। और सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता किससे प्राप्त होती थी? तो सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त होती थी। ठीक है, स्कूल चलो अभियान एक आया था, स्कूल चलो अभियान, यह किस आयु वर्ग, किस कक्षा के बच्चों को आकर्षित करने के लिए योजना बनाई गई थी? यह किस कक्षा से संबंधित योजना थी? तो यह योजना जो थी कक्षा 1 से 8 तक के लिए थी। ठीक है, अगला प्रश्न है NPEGEL योजना भारत के उन राज्यों में संचालित की जा रही थी जहां किस प्रकार की साक्षरता दर में कमी थी, या कैसी साक्षरता दर में कमी थी? तो उन राज्यों में प्रारंभ की गई थी जहां पर महिलाओं की साक्षरता दर में कमी थी। ठीक है, जिन राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर में कमी थी वहां पर यह NPEGEL योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इस स्कूल चलो अभियान किसका अंग था? तो स्कूल चलो अभियान जो था सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग था। इसके अंतर्गत ही स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया था।
अगला प्रश्न देखिए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी, इसका संबंध था प्राथमिक बालिका विद्यालय से। ठीक है, आगे देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश देकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती थी? तो बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आगे देखिए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या था? मतलब कस्तूरबा गांधी विद्यालय कहाँ ज़्यादातर खोले गए थे? तो वह थे ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, एक अगला प्रश्न है, ECCE कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाती है? कितनी धनराशि आवंटित की जाती है? तो वह धनराशि है कि 15 लाख रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कितने जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजनाएं प्रारंभ की गई थी? तो 12 जिलों में। प्रश्न आता है आपका कि कितने जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजनाएं प्रारंभ की गई थी शुरू में? तो 12 जिलों में की गई थी। सरकार ने बच्चों की दुकानों आदि पर कार्य करने पर रोक कब लगाई थी? बच्चों के जो था दुकानों पर काम करने के लिए या कारखानों आदि में काम करने के लिए, तो कब रोक लगाई गई थी? ये रोक लगाई गई थी सन 2006 में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 1995-96 में। मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या था, ध्येय क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, बालकों को पौष्टिक आहार देकर पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, ये योजना काफ़ी कारगर हुई थी। इससे विद्यालय के अंदर बच्चों का प्रवेश बढ़ा था, ठहराव बढ़ा था। ठीक है, और आज भी यह व्यवस्था कारगर है। मध्याह्न भोजन वितरण योजना आवश्यक थी, तो इसका मुख्य कारण ये था, विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए, छात्रों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए ये योजना चलाई गई थी। किस कक्षा वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है? तो देखिए, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो है कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। और प्रति बालक कितनी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है? तो यूनिफॉर्म जो है 2 यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। भारत में समूहित बाल विकास सेवा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो समूहित बाल विकास कार्यक्रम जो था ये आपका 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधाएं होती हैं? या NPE द्वारा जो चयनित विद्यालय होते हैं उनमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं?
तो एक तो है पुस्तकालय की स्थापना, ठीक है, दूसरा है निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क यूनिफॉर्म, तीसरा है लकड़ी की चौकी की व्यवस्था जिस पर बच्चे पढ़ बैठ कर पढ़ सकें, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न है छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषय के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है। मान लीजिए बच्चे जो हैं गणित में और अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, तो आप किस प्रकार की कक्षाओं का संचालन करेंगे, तो वह जो होगा उसको कहते हैं रेमीडियल कैम्प का संचालन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप कि किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो वो हैगा 6 से 14 वर्ष, ठीक है। स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया था। स्कूल चलो अभियान तो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक चलाया गया था। 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाया गया था, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी, तो ये 2004-2005 से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। अगला है प्रश्न ECCE किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। ECCE किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, तो वह है 3 से 6 वर्ष। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई थी, ये अभी आपको पहले भी बता दिया था, दोबारा आ गया है प्रश्न। इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1975। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का वर्ष कौन सा है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन तो वह हैगा 1992, ठीक है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना किसके सहयोग पर आधारित है, तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना जो है भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और शिक्षा विभाग और अमेरिका के श्रम विभाग ठीक है पर आधारित है और किसके सहयोग से, इनके सहयोग से ये राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना जो है काम कर रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है पटेल एक्ट किससे संबंधित है। देखिएगा पटेल एक्ट किससे संबंधित है, तो ये जो इसका जो संबंध है प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से संबंधित है। परिमाणात्मक इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका कि गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक तो देखिए गोखले विधेयक जो था 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म किससे हुआ था, तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 के
आज्ञा पत्र से हुआ था। ठीक है। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके DS कोठारी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंध रखती है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, तो इसका संबंध है 9वीं पंचवर्षीय योजना से। ठीक है। थोड़े से प्रश्न और बचे हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये 2004 में शुरू किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान किस राज्य ने घोषित किया था कि संपूर्ण साक्षर हो गया है? तो वह था केरल राज्य, याद रखिएगा। ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संबंध किससे है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संबंध है 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों से। ठीक है। यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? तो यशपाल समिति का गठन 1992 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। बुनियादी शिक्षा का संबंध किससे किससे है, या इससे संबंधित कौन कौन है? तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित जो हैं महात्मा गांधी हैं, बीजी खेर हैं, और आपके SK सिन्हा जी हैं। इनका संबंध जो है बुनियादी शिक्षा से है। ठीक है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य क्या था? पोषाहार वितरण योजना का मुख्य उद्देश्य था विद्यालयों में ठहराव, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना और अपव्यय तथा अवरोधन को दूर करना। अपव्यय का मतलब होता है धन का खर्च होना, अवरोधन माने होता है रुक जाना, अवरोधन को दूर करना। अपव्यय अवरोधन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे ने यहाँ स्कूल में प्रवेश लिया, ठीक है, पहली क्लास में, और 3, 4, 5, और मान लीजिए तीसरी क्लास में उसने छोड़ दिया, तो इतनी जो पढ़ाई उसने पढ़ी उसका पैसा क्या हुआ? सरकार का अपव्यय हो गया। ठीक है। और यहाँ पर किसी कारणवश वो जो रुक गया उसको बोलते हैं अवरोधन। ठीक है। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि बच्चा पूरी पढ़ाई पढ़े, तभी सरकार का पैसा स्वार्थ होगा। ठीक है। इसी को अपव्यय अवरोधन कहते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, शिमला शिक्षा सम्मेलन किस गवर्नर जनरल के द्वारा, किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया था? किस सन में किया गया था? तो वो है आपका 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं। आप इन्हें पढ़िए, याद करिए